इमेजिन करो एक ऐसी चीज जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनका 85% है। उसके बिना गैलेक्सीज बिखर जाएंगी, स्टार्स अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे, इवन हमारे एग्जिस्टेंस पर भी सवाल आ सकता है, हम शायद एग्जिस्ट भी ना करें। लेकिन इस चीज को ना तुम महसूस कर सकते हो, ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, और ये नॉर्मल मैटर से इंटरेक्ट भी नहीं करती। ना लाइट से इंटरेक्ट करती है ये चीज, ना मैटर से इंटरेक्ट करती है, फिर भी हम इसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। ये ब्रह्मांड में एक भूत की तरह है, और इस भूत पर से राज कैसे उठा आज हम वही जानेंगे। और हम ये जानेंगे कि जो चीज किसी से इंटरेक्ट नहीं करती उसकी डिस्कवरी हमने करी कैसे। मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर की। डार्क मैटर की ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमने इसे कभी डायरेक्टली ऑब्जर्व किया ही नहीं। ब्रह्मांड में एक भूत की तरह ये हमें महसूस हुई, और फिर हम लोगों ने इस पर स्टडी करना शुरू किया। पर क्या इसकी स्टडी इतनी ज़्यादा आसान थी? वो पहला साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में बताया था लोगों को, उसको लोगों ने सन की करार दे दिया था। फिर इसकी डिस्कवरी आगे कैसे बढ़ी, आज कौन से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं इस चीज़ पर, और आज हम इसे कैसे स्टडी करते हैं, और इंडिया का क्या रोल है इस डार्क मैटर की स्टडी में, सब जानेंगे आज इसी वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है 1930 से, जब एक ब्रिलियंट मगर बदनाम साइंटिस्ट फ्रिट्ज ज़्विकी ने कुछ डिस्कवरीज करी। फ्रिट्ज ज़्विकी उस तरह के इंसान थे कि उनके जो आइडियाज थे वो अपने टाइम से 50 साल आगे के थे। वो बहुत ज़्यादा आगे की सोचा करते थे, और उनके आइडियाज़ काफ़ी विजनरी थे, जिसकी वजह से कई बार लोग उन्हें सनकी समझ लेते थे। लेकिन ज़्विकी को इस सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपनी रिसर्च में लगे रहते थे। ज़्विकी एक बार कोमा क्लस्टर को स्टडी कर रहे थे। कोमा क्लस्टर काफ़ी सारी गैलेक्सीज का एक ग्रुप है जो कि एक साथ जो है वो रहता है। अब इस क्लस्टर को स्टडी करते वक्त ज़्विकी को एक चीज़ महसूस हुई कि वहाँ पर जो गैलेक्सीज हैं वो नॉर्मली जो उनकी स्पीड होनी चाहिए, जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आनी चाहिए, जो थ्योरेटिकली हमें पता होनी चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और इस स्पीड पे गैलेक्सीज इस क्लस्टर में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, वो आपस में बिखर जाएंगी और एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। इतनी हाई स्पीड पे अगर वो गैलेक्सीज एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो मतलब कि जो नॉर्मली हमें वहाँ पर मास दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो इवन जो मैटर है, जो कि क्लाउड्स होते हैं, मैटर क्लाउड्स, वो वहाँ पर मौजूद हैं। इवन ब्लैक होल्स भी पर्याप्त नहीं है इस गैलेक्टिक क्लस्टर को एक साथ रखने में। मतलब वहाँ पर कोई तो ऐसा मैटर है जो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बट वो वहाँ पर मौजूद है क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो क्लस्टर वहाँ पर बना हुआ है। इस मैटर को ज़्विकी ने अपने शब्दों में कहा डार्क मैटर। ज़्विकी के ये कहने के बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने और काफ़ी सारे लोगों ने ये मान लिया कि भाई ज़्विकी जो कह रहे हैं बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है। 1930s के टाइम पे एक बंदे ने ब्लैक होल के बारे में भी डिस्कवरी करी थी, जो कि जिसने बताया था कि स्टार्स जो हैं वो जब अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं तो वो ब्लैक होल भी बन सकते हैं। उस आइडिया तक को लोग मानने से मना कर रहे थे। तब इस आइडिया को कैसे मान लेते लोग कि मैटर ऐसा प्रेजेंट है जो दिखाई नहीं देता, जो इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बट वो वहां पर है। लोगों के लिए लॉजिकली ये आइडिया उतना ज्यादा प्लीजिंग नहीं था, तो इस आइडिया को शेल्फ में डाल दिया गया और अगले 40 साल तक ये शेल्फ में पड़ा रहा। ज़्विकी अपनी बात पे अड़े रहे, और जैसा कि मैंने बताया उनके आइडियाज अपने टाइम से 40 साल तक आ गए थे, 50 साल तक आ गए थे। तो ऐसा ही हुआ, 40 साल तक उनका आइडिया शेल्फ में पड़े होने के बाद एक साइंटिस्ट ने इस राज भर से पर्दा उठाया, और वो खुद एक आइडियल साइंटिस्ट थी, क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़ी रहीं कि यहाँ पर उन्होंने शायद डार्क मैटर को खोजा है। इनका नाम था वीरा रूबिन्स। इन्होंने अपने साथी केंट फ्लॉड के साथ एक डिस्कवरी करी जिसने पूरे के पूरे एस्ट्रोनॉमर्स को हिला कर रख दिया और फिजिसिस्ट के दिमाग का भाई साहब दही कर दिया था। हुआ यूं कि ये दोनों जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी। थ्योरेटिकली किसी भी गैलेक्सी के सेंटर के पास जो भी स्टार्स हैं उनकी रेवोल्यूशन स्पीड जो है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर फिजिक्स के टर्म्स में वेलोसिटी टर्म आनी चाहिए, बट मैं स्पीड का यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा इस बारे में मुझे भी थोड़ी रियायत दे देना यार, क्योंकि मेरे को सबको समझाना है। तो हम लोग आगे जो भी बात करेंगे वो स्पीड से करेंगे। तो जो स्पीड थी स्टार्स की वो सेंटर के पास के स्टार्स की काफी ज्यादा होनी चाहिए थी, और जैसे जैसे आप बाहर आते जाते हैं वहां पर स्टार्स की डेंसिटी कम होती जाती है, स्टार्स एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं, और वहां पर स्टार्स जो हैं वो
कम स्पीड से मूव करने चाहिए, कम स्पीड से रिवॉल्व करने चाहिए गैलेक्टिक सेंटर की तरफ, क्योंकि वहां पर बहुत ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा गैलेक्टिक सेंटर का। अब ये थ्योरी काफी ज्यादा समझ आती है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है, जैसा कि मरकरी का जो मोशन है, जो रेवोल्यूशन है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। शायद 88 डेज के लिए मरकरी का रेवोल्यूशन होता है। और वहीं पर अगर आप नेपट्यून के पास चले जाएं या जैसे जैसे पीछे आते जाएं तो आपके जो रेवोल्यूशन के दिन हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे कि अर्थ का 365 डेज है और आप पीछे जाते जाएंगे तो आपके रेवोल्यूशंस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, उसका टाइम बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई गैलेक्टिक सेंटर के पास भी हम लोग इसी तरीके से मूव करते होंगे। और जो थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस थी और जो प्रैक्टिकल हमारे पास डेटा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। वीरा रूबिन्स ने डिस्टेंस वर्सेस स्पीड का एक ग्राफ प्लॉट किया और उन्हें लगा था कि ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग आएगा, पर ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस ग्राफ में ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व है, कोई भी डिक्रीजिंग कर्व है ही नहीं। यानी कि जो वेलोसिटीज हैं, जो स्पीड है स्टार्स की, वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गई हैं। यानी कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट यहाँ पर वो स्टार्स जो हैं उनकी स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही उस रेट से जिस रेट से वीरा रूबिन्स और उनके साथी ने सोचा था। ये काफी अटपटी सी चीज थी क्योंकि स्टार्स की डेंसिटी कम होती है तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी कम होता है, और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस कम होगा तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। पर यहाँ पर एक कैच था। यहाँ पर उन्हें पता लगा कि जितना मैटर हमें दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा मास वहां पर प्रेजेंट है। दिखाई देने वाले मैटर से कहीं ज्यादा भारी कोई ऐसी चीज वहां पर मौजूद है जिसकी वजह से ये स्टार्स जो हैं बहुत तेज मूव कर रहे हैं। और यही टाइम था जब वीरा रूबिन्स ने फ्रिट्ज ज़ुइकी की थ्योरी को दोबारा से जीवित किया और बताया लोगों को डार्क मैटर के बारे में। डार्क मैटर के बारे में इसके बाद रिसर्च शुरू हुई और लोगों को इसके बारे में चीज़ें पता लगती गईं। लोगों ने माना कि फ्रिट्ज ज़ुइकी एकदम सही कह रहे थे और डार्क मैटर जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। डार्क मैटर के कुछ एविडेंस हमें अभी रिसेंटली भी मिले हैं। डार्क मैटर के एविडेंस हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में मिले हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में मिले हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में आप लोगों ने ये पिक्चर देखी होगी जो कि JWST टेलीस्कोप ने ली थी। ये पिक्चर तभी आ सकती है जब वहाँ पर डार्क मैटर प्रेजेंट हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भारी होगा कि वो लाइट के पाथ को बेंड कर दे। और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में हमें ये चीज़ पता लगती है कि बिग बैंग के बाद अगर ऐसी पिक्चर हमें दिखाई देती है तो वो तभी दिखाई दे सकती है जब 5% नॉर्मल मैटर हो और 27% डार्क मैटर हो। तो ये चीज़ तो साबित हो गई थी कि डार्क मैटर सिर्फ एक मिसिंग मास नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी है हमारे यूनिवर्स की, और हमारे यूनिवर्स में ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट है। हमें बस इसके बारे में स्टडी करना है, पर स्टडी करेंगे कैसे जब ये चीज़ किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करती। अब डार्क मैटर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट अब थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। देखो, डार्क मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मल मैटर से ना तो इंटरेक्ट करेगा ना ही रेडिएशन से इंटरेक्ट करेगा, यानी कि आपकी गामा रे, एक्स रे, आपकी इंफ्रारेड, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की किसी भी वेवलेंथ से, किसी भी फ्रीक्वेंसी से ये इंटरेक्ट नहीं करता। पर अब सवाल आता है कि हम लोग फिर इसको स्टडी कैसे कर रहे हैं, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इसे स्टडी करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, और एक्चुअल में इसकी स्टडी में क्या कर रहे हैं हम लोग। चलिए जानते हैं। डायरेक्टली हम इसे ऑब्जर्व करने के लिए ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा नीचे जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि जब लाखों करोड़ों अरबों डार्क मैटर के पार्टिकल्स इस डिटेक्टर के पास आएंगे तो वो गलती से किसी एटम के न्यूक्लियाई से टकरा जाएंगे और पिंग की आवाज़ एक हो जाएगी और उससे हम लोग डार्क मैटर को डिटेक्ट कर लेंगे। और हम लोग इनडायरेक्टली भी इस चीज़ को डिटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। इनडायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जब दो डार्क मैटर के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और वो एनाइलेट होते हैं तो वो आपस में टकराने के बाद कुछ गामा रेज बनाते हैं और हम लोग उन्हीं गामा रेज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फर्मी जैसे टेलीस्कोप से पूरे ब्रह्मांड में इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। और इन सब में सबसे मजेदार चीज जानते हो क्या है? हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर को हम एक लैब में बना लें। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है सर्न में बैठे लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में हम लोग लाइट की स्पीड से पार्टिकल्स को ट्रैवल कराने की कोशिश करते हैं और उन्हें आपस में टकराते हैं और एक मिनी बिग बैंग सा बनाते हैं। उस मिनी बिग बैंग में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स जब बनेंगे तब हम उन्हें स्टडी करें।
तो ये तो 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स थे जिनकी वजह से हम लोग डार्क मैटर को अब तक जितना जानते हैं वो जान पाए हैं और डार्क मैटर को आगे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जानते हैं इंडिया का इसमें क्या स्टैंड है। इंडिया के लोग सर्न में काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। इंडिया ने भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया है सर्न में जो भी लार्ज हेड्रोन कोलाइडर के डिटेक्टर्स हैं उन्हें बनाने में। सर्न में जो डिटेक्टर्स बने हैं उस पर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने भी काम किया है और डॉक्टर अर्चना शर्मा का पॉडकास्ट रोजेंडर पर मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं जाकर, वहां पर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपने काम के बारे में काफी सारी चीजें बताई हैं और ये बताया है कि सर्न क्या करता है। और इंडिया में इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है जिसका काम ही है न्यूट्रिनोस को ऑब्जर्व करना और ये न्यूट्रिनोस हमें बता सकते हैं डार्क मैटर और यूनिवर्स की स्टार्टिंग के काफी सारे राज के बारे में। तो ये थी पूरी कहानी डार्क मैटर की, एक सन की साइंटिस्ट की सन की सी आइडिया से शुरू हुई और वीरा रूबन्स ने इसे पकड़ा और इस आइडिया को आगे बढ़ाया और हम आज यहाँ बैठे हैं कि सर्न में और टेलीस्कोप्स में हम लोग हर जगह डार्क मैटर की स्टडी कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में हम एक रिसर्च स्कॉलर के साथ बैठेंगे जिन्होंने डार्क मैटर पर स्टडी किया है और वो गैलेक्सी के फॉर्मेशन पर स्टडी कर रहे हैं। अगर आने वाले टाइम में आप वो पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो अभी से चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। प्लस ऐसी ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक डिटेल्स के लिए और साइंस और हिस्ट्री को एक साथ समझने के लिए रोजेंडर को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दिस इज शिवा, यू आर वॉचिंग रोजेंडर। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।